हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में जस्ट वे टू लर्न में। तो देखिए, हम आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए थे, लेकिन 50 क्वेश्चंस बताने में वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही थी। इसकी वजह से कि ये आपका स्पेस जो है वो आपका ज़्यादा कवर कर रही थी, तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को देखने को यहाँ पर प्लान बनाया है। तो 20 क्वेश्चंस इस वीडियो पर देखेंगे, अगले आने वाले वीडियो पे 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे ही हमारे एक वीडियो पे 20-20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सारी इकोनॉमिक्स के 800 प्लस क्वेश्चंस, 850 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 51 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले जो चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गरीबी रेखा। मतलब दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड जो हमारे पास है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी रेखा का मापन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा कब की गई थी? 1867 में की गई थी, जिसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, यह पुस्तक कब लिखी गई और ये पुस्तक किससे रिलेटेड थी और इसके बाद इसमें क्या प्रति व्यक्ति आय थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन है? देखिए, भारत में जो गरीबी रेखा होती है उसको मापने के लिए एक हमारे पास एक एक मापक होता है, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? तो शिक्षा कहते हैं। देखिए, अगर आपके देश की जो शिक्षा अच्छी है, तो आपकी गरीबी रेखा को मापने के लिए इसमें शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल आपका भोजन, वस्त्र, घर है। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए शिक्षा को निर्वाह कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निर्धनता और शिक्षा का परस्पर समलंब है। अशिक्षा की निर्धनता बढ़ती है क्योंकि जो हमारे पास अशिक्षित व्यक्ति हैं वो धन कमाने में असमर्थ बहुत कम रहते हैं। अर्थात धन कमाने के लिए हमारे पास शिक्षित व्यक्ति का होना ज़रूरी है। अगर वो अशिक्षित व्यक्ति है तो वो धन कमाने में असमर्थ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए, भारत में जो गरीबी रेखा है उसके आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? तो कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? तो लकड़ा वाला जो हमारे पास है, लकड़ा वाला समिति, उसका जो कि सिफारिशों का पालन किया जा रहा है आज तक भी और आगे किया जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए लकड़ा वाला समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। लकड़ा वाला फार्मूले में शहरी निधनता के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों की जो उपभोक्ता हैं उनके मूल्य सूचांक व ग्रामीण क्षेत्र में उनके उद्देश्यों हेतु कृषि श्रमिकों की उपभोग मूल्य जो सूचांक के आधार पर बनाया गया। इस प्रकार जो हमारे पास है लकड़ा वाला फार्मूला के तहत सभी राज्यों में अलग अलग निर्धनता रेखाएं निर्धारित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लकड़ा वाला फार्मूले के अंतर्गत क्या होता है। तो राज्यों को अलग अलग निर्धनता रेखाएं निर्धारित करना ही इसके अंतर्गत होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें 1 घंटे में कोई काम नहीं मिलता है। जिसमें से 1 घंटे में कोई काम नहीं मिलता तो क्या है? तो आधा दिन। अगर आधा दिन में अगर किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता, आधा आधा दिन निकल जाता है और उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता, तो अर्थशास्त्री ने उसे बेरोजगार के श्रेणी में रखा है। समाज में प्रचलित मजदूरी दर में यदि व्यक्ति कार्य करने में इच्छुक है और उसको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। यह स्थिति दिए गए प्रश्नानुसार 1/2 मतलब आधा दिन कि किसी व्यक्ति को 1 घंटे में काम नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाएगा। बेरोजगार कई प्रकार के होते हैं। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, छिपी हुई या प्रत्यक्ष बेरोजगार, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इस तरीके से आपकी 7 बेरोजगारी होती हैं। अब देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाते हैं तो इसे
जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं प्रतिरोधात्मक, जो कि हम कह सकते हैं उम, बेरोज़गारी कहते हैं। प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी या घर्षण जनित बेरोज़गारी ऐसा व्यक्ति जो एक बेरोज़गार को छोड़कर किसी दूसरे बेरोज़गार में जाता है, तो दोनों बेरोज़गारों के बीच की अवधि में वह बेरोज़गार हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नई जो कि हमारे पास है ट्रोपोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक बेरोज़गार से निकलकर या निकल दिए जाने के कारण रोज़गार की तलाश कर रहा होता है, जिसमें पुरानी नौकरी छोड़ने तथा नई नौकरी पाने की अवधि में की बेरोज़गारी को प्रतिरोधात्मक एवं घर्षण जनित बेरोज़गारी भी कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। अब देखिए, भारत में छिपी बेरोज़गारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में जो छिपी बेरोज़गारी है, वो आपके के कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखिए, छिपी हुई बेरोज़गारी से आशय किसी सीमित उत्पाद शून्य हो। छिपी हुई बेरोज़गारी की अवधारणा श्रीमती जो कि हमारे पास है जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। छिपी हुई बेरोज़गारी प्रायः कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। छिपी हुई बेरोज़गारी से आशय देखने में तो रोज़ानात्मक लगते हैं, लेकिन वास्तव में बेरोज़गार रहते हैं। भारत में बेरोज़गारी की समस्या बहुत गंभीर है। दिसंबर 2020 में भारत की बेरोज़गारी की दर 9.1% थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, हमारे पास है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो आपका दर्शाता है आय विवरण को दर्शाता है। देखिए, इनकम इन परसेंटेज दिया है, पीपल इन परसेंटेज। अगर आपकी जो इनकम है, अगर आपकी 50 है, तो अगर आपकी 50 है, तो आपकी जो कह सकते हैं कि परसेंटेज होगा 40 होगा। इस तरीके से आपसे यहाँ पर आते हैं। जैसे आपकी इनकम 20 है, तो आपका 90% होगा। मतलब इनका अगर आपकी 90 रुपए है, तो पीपल परसेंटेज आपका जो होगा वो 20% होगा। मतलब 20% लोगों के पास इनकम जो है, इनकम इन परसेंटेज 90% है। तो इस तरीके से आपका जो लॉरेंज वक्र है, ये दर्शाता है। लॉरेंज वक्र के माध्यम से आय व्यय को दर्शाया जाता है। यह वक्र कुल आय, यह आय प्रवक्ताओं के मध्य व्याप्त विषमता को दर्शाता है, जबकि मुद्रास्फीति बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तु की कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देखते चलिए। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर क्या होता है, कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती। देखिए, पूर्ण रोजगार का जो स्तर वह होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। व्यापार चक्र में मध्य के समय उत्पन्न बेरोजगारी आवर्ती बेरोजगारी होती है। औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्ण बेरोजगारी का स्तर क्या होता है, पूर्ण बेरोजगारी क्या होती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है, न्यूनतम मजदूरों के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपको यहाँ पर देखना है कि न्यूनतम मजदूरों के लिए कौन सा गलत है। तो चार ऑप्शंस आपके हैं, चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने होंगे, तभी आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो एक न्यूनतम वेतन नियम जिस पर अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाया जाए। एक न्यूनतम वेतन जिसमें फर्म्स को अधिक वेतन को भुगतान करने के लिए मजदूरी करके नुकसान पहुंचाता है। एक न्यूनतम वेतन ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इस नियम में आमतौर पर उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं। एक न्यूनतम वेतन बेरोजगारी को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भारत में संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जो कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को निर्धारित करता है। एक न्यूनतम वेतन जो हमारे पास है, फर्म्स को अधिक वेतन का भुगतान करने के लिए मजबूत जो हमारे पास है मजबूर करके नुकसान पहुंचाता है, तथा एक न्यूनतम वेतन ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इस नियम में आमतौर पर उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं और एक न्यूनतम मजदूरी फर्म्स को अधिक वेतन भुगतान करने के लिए मजबूर करता रहता है, जिससे फर्म्स बड़े-बड़े मशीनों तथा कल पुर्जों में उत्पादन की ओर प्रेरित होते हैं, जिससे अकुशल जो हमारे पास है श्रमिकों को हानि पहुंचती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948। इसमें क्या-क्या कानून है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति आपूर्ति या मांग में उतार-चढ़ाव की वजह से औद्योगिक परिवर्तन के कारण होती है, उसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, सामान्य रूप से बेरोजगारी से आशय उत्पादन कार्य में ना लगा होना, संरचनात्मक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। इस प्रकार बेरोजगारी जो होती है वो दीर्घकालीन होती है। मूलतः जो हमारे पास है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप यही है, जबकि किसी विशेष मौसम या अवधि में कुछ महीनों में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या है? अर्थात मौसम की अवधि में कुछ महीनों में उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी दीर्घकालीन कैसे होती है? ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ-साथ आपकी जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो भी कवर कराए जा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दें, ताकि हम एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक देने की कोशिश कर सकें। देखिए, वह बेरोजगारी जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है, तो क्या कहलाती है? आपकी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहलाती है। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भारत में कृषि 7 या 8 मंथ में कम काम चलता है तथा शेष महीने में कृषि में लगे व्यक्तियों को जो कि बेकार बैठना पड़ता है। अब देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं या बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए क्या नंबर है अगला नंबर, तो अगला नंबर 65 नंबर का क्वेश्चन है। यह BIMARU में एम किस राज्य को दर्शाता है? तो एम जो दर्शाता है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को दर्शाता है। BIMARU शब्द भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के नामों के पहले अक्षर से बना एक संक्षिप्त रूप है, जहाँ एम शब्द मध्य प्रदेश को प्रदर्शित करता है। इसका जो उपयोग है उन राज्यों के साथ साझा किया जाता है जिनका दर्शन भारत में GDP विकास दर में नीचे खींचा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुछ राज्यों में विकसित विकास जो है राज्यों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने शुरू करने में जो हमारे पास है बीमारों की अवधारणा पुरानी कर दी गई है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, अगला इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, वह बेरोजगारी जो वर्ष में कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी होती है? तो ये आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो बेरोजगारी होती है जो वर्ष में कुछ निश्चित समय में लाई जाती है, जो वस्तु एवं सेवाओं की मांग में सामान्यतया तुलना करके यहाँ पर कम होती है। तो इसी के साथ प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी के विषय में हमने बात कर ली पहले ही। तो अब ये ज़रूरत नहीं है आपको बताने की इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी जो हमारे पास है परसेंट आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत में कितने परसेंट आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो टोटल 55% जो आबादी है भारत में कृषि कार्यों में संलग्न है। तो अच्छी खासी आबादी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। इसमें समस्त जनसंख्या में 59% भाग कृषि कार्य से जुड़ी है। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 55% भाग कृषि में लगा हुआ है। इसी के साथ CSO द्वारा जारी नई जो श्रृंखला है आधार वर्ष 2011 से 2012 के आधार पर 2019 से 2020 के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.8% रहा है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग
में कमी तथा निष्क्रिय उत्पाद क्षमता के कारण होती है तथा मांग वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए तो उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आर्थिक श्रेणी में जो हमारे पास है अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तथा रोजगार का जो स्तर है बहुत ही ऊंचा होता है, जबकि आर्थिक मंदी की दशा में रोजगार घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अच्छे तरीके से आप इनको रीड करते चलिए। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो आपका जो है अल्पाधिकार, अल्पाधिकार की जो अधीन है वो अनियत होता है। देखिए अल्पाधिकार बाजार में अधीन मांग वक्र अनियत होता है क्योंकि अल्पाधिकार में यह निश्चित नहीं है कि यह फर्म द्वारा कीमत परिवर्तन का एक निश्चित जो परिणाम है वो प्रतिद्वंदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक अल्पाधिकार फर्म की मांग वक्र को निश्चित रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्रियों के लिए का अर्थ है कि किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और समक्ष दोनों होते हैं क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। किसी दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु का वह समय है जो मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी, तो यही हमारी मांग कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फार्मूला है आपका। दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है, तो क्या कहलाता है? बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। देखिए क्या होता है कि जो बजट समीकरण बजट है यह बताता है कि वस्तुएं एक्स और वाई पर उपभोक्ता का खर्च और उसकी आय से अधिक नहीं हो सकता, और ये आपका समीकरण दिया हुआ है। यह समीकरण आपका x के लिए है और y के लिए अलग अलग दो समीकरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। m अपॉन एक्स पी वन पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी एक्स जो है हमारे पास समीकरण, और क्यू वाई हमारे पास समीकरण है। इसी तरीके से समीकरण आपका सेकंड है और ये दोनों समीकरण आपको क्या बताते हैं? तो यहाँ पर आपको दोनों समीकरण ही आपको बजट रेखा को बताते हैं। इसमें आपका ये y है और ये आपका x है, जो हमारे पास है क्वालिटी y क्वालिटी x, और ये समीकरण आपका एक सिंपल रेखा में बजट लाइन में बनता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवर्तन वक्र को के रूप में भी जाना जाता है। देखिए परिवर्तन वक्र को हम कह सकते हैं किसके रूप में जाना जाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र के रूप में जाना जाता है। उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन वक्र के रूप में भी जाना जाता है, जो दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा के विभिन्न संयोजनों को दर्शाते हैं जो दिए गए संसाधनों एवं औद्योगिक तथा किसी निश्चित समय के भीतर उत्पादित की जा सकती है। ये सारी जो आपके कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उत्पादन संभावना जो वक्र है इसमें आपके ये एक कह सकते हैं कि आपका एक उत्पादन संभावना वक्र का एक आपका ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं ए बी पॉइंट दिए हुए हैं और पीपीएफ दिया हुआ है। पीपीएफ मतलब आपका उत्पादन संभावना सीमा, पीपी जो हमारे पास है एफ कर्व, तो यहाँ पर उत्पादन संभावना सीमा। इसी के साथ देखिए ये आपका ग्राफ है जिसमें आपका वाई इधर दिया है एक्स और एक्स इधर दिया है, ए बी सी तीन डॉट आपके दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो हमारे पास है, प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी को जो हमारे पास है कर्व सेट उन सभी बंडलों को समग्र है जिसमें उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकते हैं, तो क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकते हैं। एक उपभोक्ता का बजट उपभोक्ता की वास्तविक आय शक्ति है कि जिसके साथ उसकी अपनी कीमत को देखते हुए सामानों का संयोजन खरीद सकता है और उन वस्तुओं या सेवाओं को संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय के साथ खरीद सकता है। तो ये आपका उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें आपके साथ 20 क्वेश्चंस
बताए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही। अगले वीडियो पे मिलते हैं जो कि पार्ट नंबर 3 होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो इसकी पीडीएफ है आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर कह सकते हैं कि जैसे ही आपके 100 क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ही आपके पूरे संपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तो एक पीडीएफ आपके पास एक अच्छी तरीके से फॉर्मेट में होगी, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे आपकी पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दें। थैंक्स फॉर यू।